Hello everyone and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। चूंकि कल था अर्थ डे और उसी के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क डिसीजन हमें देखने मिला है, जहां पे अर्थ्स राइट को गुड हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग रूलिंग हमें देखने मिली है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जहां पर इन्होंने बात करी है कि स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है ये यहाँ पर अकाउंटेबल है अलग अलग वायलेट करने के लिए अधिकारों के। जो एल्डरली वुमेन है जिनका एसोसिएशन हमें देखने मिल रहा है विद सिविल सोसाइटी ग्रुप, जिसका नाम है क्लीमा सेन्योरिनन। कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया है कि स्विट्जरलैंड कहीं ना कहीं फेल हो गया है एक एडिक्वेटली एड्रेस करने में, जो कि एमिशन रिडक्शन को लेकर। और यहाँ पर इन्होंने जो इनकी ड्यूटी थी कि इन्हें महिलाओं को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उससे भी स्विट्जरलैंड यहाँ पर फेल हुआ है। ये लैंडमार्क केस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरसेक्शन है क्लाइमेट क्राइसिस का, ह्यूमन राइट्स का, उसके बारे में भी बातें की जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज जब हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्लाइमेट चेंज को, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है कि ये प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार है और इसे सेफ गार्ड करना भी हमारी गवर्नमेंट की यहाँ पर ड्यूटी है और उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की यहाँ पर बात करें तो जो गारंटी कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोर्ट यहाँ पर अफर्म कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस को मिटिगेट करना और उनके एडवर्स इफेक्ट को कम करना भी स्टेट की ही ड्यूटी होती है। बाय फ्रेमिंग द क्लाइमेट चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ, लाइफ एंड लिबर्टी, रूलिंग्स यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं, एक फाउंडेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक लीगल अकाउंटेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम लेटेस्ट बात करें, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा पिक्चर हमें दिखाता है एनवायरमेंटल डिटोरिएशन को लेकर। 2023 में बहुत सारे क्लाइमेट इंडिकेटर्स यहाँ पर हमें देखने मिले जो कि अनप्रेसिडेंट लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, और जिसके साथ ही ये पता चल रहा है कि ये जो है कंडीशन, ये हॉटेस्ट ईयर की कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिल रही है। लगातार सी लेवल बढ़ रहे हैं, अंटार्कटिक सी आइस यहाँ पर डिप्लेट हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम इन चैलेंजेस को देखते हुए चलें तो इंडिया भी यहाँ पर क्या मिटिगेशन के एफर्ट्स कर रहा है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और एमिशन दोनों चीज़ें एक साथ आपको चलती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए नेशन ने यहाँ पर सरपास किया है 2 ऑफ इट्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट वेल अहेड ऑफ शेड्यूल, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी है कि हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में अगर हम अलग अलग प्रोग्रेस को देखें, एमिशन रिडक्शन को देखें, तो इंडिया अभी भी हाईली ससेप्टेबल है, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल कंडीशन में है, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस है, रिजल्ट इनटू लगातार कैलेमिटीज़ हमें देखने मिलेंगी, और इसी के कारण थ्रेट देखने मिल सकता है लाइवलीहुड पर। फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जर्बरेट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी इसके वजह से क्रिएट हो सकती है। सो कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया और ऑफर किया एक ब्लूप्रिंट कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शंस को लेकर हमें एडवांस होना होगा। ना केवल अगर हम बात करें स्टेट की, बल्कि लोगों की भी ड्यूटी है, स्टेट की भी ड्यूटी यहाँ पर है, और सभी को अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते ही काम करना होगा। ऐसे में पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, हमें एक रोबस्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़ की आवश्यकता है, ताकि हम कोलैबोरेटिवली वे में ना केवल गवर्नमेंट अकेले, बल्कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटीज़ और लोग मिलकर यहाँ पर क्लाइमेट स्ट्रैटेजीज के लिए काम कर सकें। सो लेजिस्लाइजेशन करना अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग कर देता है क्लाइमेट गवर्नेंस को, रिसोर्स एलोकेशन को, कैपेसिटी बिल्डिंग को और इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस को। क्योंकि आप देखिए ग्लोबल एग्जांपल्स हमारे सामने आ चुके हैं, राइट। हर कंट्री की अगर आप बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है। ऐसे में इंडिया में जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दे दिया है, तो अपने आप में इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली काम करेगा व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट goal and the other related issue।
राइट। और यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए मदर अर्थ के राइट को भी हमें लेकर आना है। एक हमारा लीगल प्रेसिडेंट है, कल्चरल प्रेसिडेंट है, लगातार एक मूवमेंट देखने मिल रहा है मदर्स अर्थ राइट की, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंजेस के इम्पैक्ट को कम करना है। रिसेंटली भी एक लीगल डिक्लेरेशन हमें देखने के लिए मिला था मद्रास हाई कोर्ट का, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था मदर नेचर एज अ लीगल पर्सन। और अगर कोई भी व्यक्ति लीगल पर्सन है तो आप समझिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एनवायरनमेंट को यहाँ पर अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनाया है। सो ये सिग्निफाई कर रहा है एक शिफ्ट कि हम किस तरीके से नेचर को एक इंस्टिंक्ट वैल्यू प्रदान कर रहे हैं और उसके अधिकारों की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए बात करने वाले हैं हम स्टार कैंपेनर्स की, ठीक है। क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, क्या बात करता है कि किस तरीके से यहाँ पर इनका काम होगा, कौन होते हैं स्टार कैंपेनर्स एंड हाउ दे वर्क। रिसेंटली सुनीता केजरीवाल जो कि वाइफ हैं हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की, वॉज अपॉइंटेड एज द स्टार कैंपेनर, और इन्हें अपॉइंट किया है आम आदमी पार्टी के द्वारा ताकि ये कैंपेन कर सके गुजरात के क्षेत्र में। तो पहली बात हमें समझनी होगी कि लीगल प्रोविजंस हमें क्या पे ले है। तो सेक्शन 77 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, ये यहाँ पर एक लॉ प्रदान कर रहा है जो कि एक एक्सपेंडिचर करने की अनुमति दे रहा है लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को। ये लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर पॉपुलरली ही इनको हम स्टार कैंपेनर्स के नाम से जानते हैं। ये स्टार कैंपेनर्स यूजुअली टॉप लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, बट कैन इंक्लूड अदर सेलिब्रिटीज एज वेल। जरूरी नहीं है केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हम दूसरे व्यक्तियों को भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। सिर्फ इकलौती रिक्वायरमेंट होती है दैट दीज पर्सन हैव टू मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड अपॉइंटेड देम, कि यहाँ पर ये सदस्यता हो, यहाँ पर ये उसके मेंबर हों और उसी के बाद ये यहाँ पर काम कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यहाँ पर बात करता है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को एज ए नेशनल और स्टेट, और यहाँ पर ये अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम समझिए 40 स्टार कैंपेनर्स को। वहीं अगर हम रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के बारे में बात करें तो वो लगभग 20 लोगों तक मैक्सिमम स्टार प्रचारकों को यहाँ पर हायर कर सकते हैं। ये जो नाम है ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको डिक्लेयर करने होंगे, आपको बताना होगा कि भाई देखिए ये लोग हैं और ये हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक कहलाएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो देखिए आरपी एक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि एक्सपेंडिचर जो इनकर किए जा रहे हैं लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैवल बाय एयर और एनी अदर means of transportation for campaigning for their political party shall not be deemed to be the part of election expenditure। समझिए जो भी खर्च यहाँ पर इनके ऊपर किया जा रहा है स्टार प्रचारकों के ऊपर, उसे पार्टी के खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला बेनिफिट आप यहाँ पर समझ गए हैं। दूसरा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट कर रहा है कैंडिडेट के लिए 95 लाख रुपीस पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लार्जर स्टेट और 75 लाख रुपीस इन स्मॉलर स्टेट। हालांकि जब हम स्टार कैंपेनर्स की बात करते हैं दे वुड बी वोट फैचर्स फॉर कैंडिडेट सेट अप बाय द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी विदाउट अफेक्टिंग देयर एक्सपेंडिचर लिमिट। हालांकि अगर हम बात करें ये एप्लीकेबल है ओनली इफ द स्टार कैंपेनर्स लिमिट themselves टू गेट जनरल इलेक्शन फॉर द पार्टी। अगर किसी भी तरीके का अलाय या मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है दैन स्टार कैंपेनर्स को यहाँ पर दे सीक टू वोट इन द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और शेयर देयर आइडियाज विद देम, राइट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इशू क्या है। अगर सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए इलेक्शन कमीशन यहाँ पर फ्लैग कर रहा है कंसर्न रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेनिंग। कई बार एडवाइजरी दी जाती है कि डेकोरम मेंटेन करना है, उल्टी सीधी बातें यहाँ पर नहीं करनी है, डिबेट्स नहीं करने, बट स्टार कैंपेनर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के देखे जा रहे हैं कि वो एक इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं, कास्ट या कम्युनल सेंटिमेंट्स को यहाँ पर हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये यहाँ पर बिगड़ जाता है। दूसरा यहाँ पर इशू है कि जो असेसमेंट है एक्सपेंडिचर का वो रैलीज मीटिंग सब में खर्च किया जाता है और उसका कोई असेसमेंट नहीं होता, कोई एवेल्यूएशन यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से यूजुअली जो पार्टी है उनका एक्सपेंडिचर तो हमें लो देखने मिलता है लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति पर स्टार प्रचारकों पर ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस की भी समस्या आती है। रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए कि
हमें यहाँ पर एक वारंटेड या एम्पावर करना होगा इलेक्शन कमीशन को, हमें रिवोक करना होगा स्टार कैंपेनर स्टेटस को। साथ ही हमें अगर सीरियस वायलेशन कोई करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी एक त्वरित रूप से कार्यवाही करनी होगी। ये अमेंडमेंट इंश्योर करेंगे कि जो पार्टीज हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, दे आर नॉट अफोर्डेड एक्सपेंडिचर रिलीफ फॉर कैंपेन marked by misconduct, thereby incentivize the responsible campaigning practices। और इसी के साथ आप देखेंगे कि हमें चीज़ों में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, राइट। तो याद रखिएगा 1951 का हमारा जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यही है जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और प्रत्येक स्टेट में सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगे मेंबर्स के दोनों हाउस में, करप्ट प्रैक्टिसेस किसी कहीं जाएंगी और बाकी सारी चीज़ें इलेक्शन से संबंधित जो हैं ये ही यहाँ पर काम करता है। साथ ये एक्ट इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 327 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो इस तरीके के नियम बना सकते हैं भारत में या पूरे भारत में या भारत के किसी भी भाग में, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द मैटर्स जहां पर इलेक्शन से संबंधित हो, चाहे आप पार्लियामेंट्री हाउस की बात करें या फिर आप लेजिस्लेशन हाउस की बात करें। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क डिसीजन के साथ यहाँ पर अलाउ कर दिया है जो माइनर रेप सर्वाइवर होते हैं कि ये टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर कंप्लीट जस्टिस की बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ 14-year-old रेप सर्वाइवर इन महाराष्ट्र। अगर हम बात करें तो इसकी जो यहाँ पर बच्ची है, इसकी प्रेगनेंसी लगभग 30 हफ्ते की देखने मिली। चूंकि ये माइनर है, ये यहाँ पर अवेयर हुई उसकी कंडीशन से ओनली एट लेटर स्टेज, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात की जा रही है कि सेक्शन 376 जो रेप का यहाँ पर है सेक्सुअल ऑफेंस जो बच्चों के साथ किया जा रहा है, ये गलत है। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो अपर लिमिट तय की गई है ये 24 हफ्ते की अपर लिमिट है, राइट। समझने की कोशिश करिए, 24 हफ्ते की एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट यहाँ पर अलाउ कर रहा है, और जो सर्वाइवर है प्रेगनेंसी के, ये यहाँ पर रीच कर सकते हैं 30 वीक्स ड्यू टू डिलेड अवेयरनेस ऑफ अ कंडीशन की यहाँ पर बात की जा रही है। अब समझिए, जो सर्वाइवर है इन्होंने डिस्कवर किया लेटर ऑन स्टेज में कि भाई शी इज़ प्रेग्नेंट बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल, आप बोल सकते हैं बहुत ही छोटी बच्ची यहाँ पर है। ऐसे में डिले हुआ रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में फॉर द रेप, जिसके बाद आप देखेंगे 24 वीक का जो लिमिट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। मेडिकल बोर्ड ने एडवाइस किया कि दैट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी कुड सीवियरली इम्पैक्ट द माइनर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। इसीलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, रिस्क भी तो एसोसिएटेड है, बट यहाँ पर हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, और यहाँ पर बच्चे की जीवन को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रेगनेंसी को यहाँ पर टर्मिनेट करना होगा, राइट। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया और 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर प्रोवोक किया, जो कि अधिकार देता है, एक स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वो एक कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं इन केस जहां पर लॉ साइलेंट है या फिर इनएडुकेट है। ये जो पावर है, ये आर्टिकल 142, ये डिस्क्रिशनरी पावर है और इसे एक्सरसाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कोर्ट यहाँ पर इस पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं डायरेक्शन देने में, ऑर्डर देने में, डिक्रीज देने में, जहाँ पर भी उन्हें नेसेसरी लगे, जहाँ पर भी कंप्लीट जस्टिस की बात की जानी हो। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं द स्टोरी ऑफ इनएडिबल अ लास्टिंग सिंबल फॉर इलेक्शन। हम सभी जब इलेक्शन देने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा एक आइकॉनिक सिंबल है इंडियन इलेक्शंस का, जो है इंक हमारी उंगलियों पर लगाई जाती है, राइट। यहीं पर बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो मैन्युफैक्चर और इसे बनाया जाता है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। अराउंड 26.5 लाख बॉटल इनएडिबल इंक के यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, जो कि 10 ml के होते हैं, जो कि करंट इलेक्शन साइकिल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस इंक की बात करें तो इसको ये प्रिवेंट करता है मल्टीपल वोटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी फिंगर्स पे काफ़ी लंबे टाइम तक आपने देखा होगा रह जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है विद मिनिमम ऑल्टरेशन। अगर हम इनएडिबल इंक की
यहाँ पर बात करें तो बहुत लंबे समय तक, पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार वोटर यहाँ पर क्रेडेंशियल वेरीफाई कर लेता है, पोलिंग बूथ में हो आता है और अपने वोट को कास्ट करने के पहले, ईवीएम तक पहुँचने के पहले ये इनएडिबल इंक उसकी उंगलियों में लगा दी जाती है। इस यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं इंक के इस्तेमाल की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से हम इसके रूट यहाँ पर संबंधित ले सकते हैं, जो कि मैंडेट कर रहा है कि वोटर्स की फिंगर्स को हमें यहाँ पर मार्क करना ज़रूरी है बिफोर रिसीविंग अ बैलेट पेपर। इन द एरा बिफोर ईवीएम, वोटर्स मार्क करते थे अपनी प्रेजेंस को ऑन बैलेट पेपर विच वर देन डिपॉजिटेड इनटू द बैलेट बॉक्स। आरओपीए स्पेसिफाई कर रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं अप्लाई करना लिंक का ज़रूरी है, थंब और एनी अदर फिंगर ऑफ द वोटर्स, ताकि मल्टीपल वोटर्स को प्रिवेंट किया जा सके। इनिशियली अप्लाई किया जाता था विद द ग्लास रॉड। द इंक मैथड ऑफ एप्लीकेशन इवॉल्व्ड और ग्रेजुअली आप देखेंगे तो 4 फिंगर पर जस्ट अबव द रूट ऑफ द नेल, आपने देखा होगा यहाँ पर इसको लगा दिया जाता है। और आपने देखा होगा कई बार हम इलेक्शन देने के बाद अपनी फोटोज भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर रिपोर्ट करता है कि पहले जनरल इलेक्शन 1951-52 में अटेस्ट किया गया था इसकी इफेक्टिवनेस को, एंड नथिंग इट्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड वाइड स्प्रेड यूज इन सब्सिक्वेंट लोकल बॉडी इलेक्शन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितने भी हुए, लेकिन इनएडिबल इंक वैसी ही ट्रस्टेड रही जैसी हमेशा रही इंटीग्रिटी और फेयरनेस के मामले में। इनएडिबल इंक की हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने मिलता है सिल्वर नाइट्रेट विद हायर कॉन्सेंट्रेशन, और लगभग 20% के आसपास इसके अंतर्गत दूसरी चीज़ें देखने मिलती हैं। सुपर ड्यूरेबल होती है, सिल्वर नाइट्रेट है, कलरलेस कंपाउंड यहाँ पर होता है जो कि विजिबल हो जाता है इन दी अल्ट्रावायलेट लाइट। सो विच मीन्स अगर यहाँ पर कोई मिटा के आके इसको भी देने की कोशिश करे तो यूवी रेज में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इनफैक्ट सनलाइट में भी आइडेंटिफाई हो जाता है। ये रेजिस्ट करती है सोप को, लिक्विड, होम क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट, किसी भी चीज़ को 72 घंटे तक आफ्टर एप्लीकेशन, और जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस या फ्रॉड वोट्स डालने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। बात करें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की तो प्रिसाइज प्रोटोकॉल इसको फॉलो किए जाते हैं बनाने के लिए, और इसके कंपोजिशन को तैयार किया जाता है विच इज़ नॉट वाइडली नोन, ताकि कोई और इसको ना बना सके। हाउएवर ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये वाटर बेस्ड है और इसके अंतर्गत सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल वगैरह रखे गए हैं ताकि इसमें एक रैपिड ड्राइंग की कंडीशन देखने के लिए मिले। डिस्पाइट इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आउट नहीं है, इनकी इफेक्टिवनेस, रिलायबिलिटी वाइडली रिकॉग्नाइज की जाती है। ऑलराइट, तो आपको ये याद रखना है इनिशियली इसको डेवलप किया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनएडिबल इंक को बाद में यहाँ पर पेटेंट करवा लिया गया एनआरडीसी के द्वारा विच इज़ द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली। बाद में मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड जो कि एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको यहाँ पर 1962 से दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इसको स्टार्ट किया गया था, अगर हम इस मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड की बात करें तो 1937 में नलवाड़ी कृष्ण राजा वोडियार डायनेस्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि महाराजा यहाँ पर मैसूर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कंपनी यहाँ पर इनके द्वारा शुरू की गई थी और 1937 से टिल द डेट नाउ दिस कंपनी इज working, right? So inedible ink manufacturing इंडिया में not only used in the domestic election but यहाँ पर 25 कंट्री वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग कनाडा, गाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका और मालदीव्स को भी इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, राइट? सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस थी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंक है जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस से, जहां पर बात की जा रही है 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ट्रिगर्ड। व्हाट डज इट मीन, समझते हैं सारी बातों को। यूनाइटेड नेशंस ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि 4था ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि लगातार ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये इवेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे ओशनिक इकोसिस्टम का, और जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो रिलाई कर रहे हैं ऑन द कोरल रीफ्स फॉर सस्टेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड कोस्टल प्रोटेक्शन, उनके ऊपर भी।
मार्च 2023 के आसपास बात करें तो सी सरफेस टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से 21.07 डिग्री सेल्सियस का एक रिकॉर्ड हाई यहाँ पर नोटिस किया गया था मार्च महीने में, राइट। और इसी के अनुसार अगर हम बात करें, एक प्राइमरी ड्राइवर होता है, आपको पता है, सोरिंग टेम्परेचर, जो कि एस्केलेट कर देता है एमिशन को, हीट ट्रैप होने लगती है, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बढ़ जाती है, मीथेन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे 90% ज़्यादा हीट हमारे ओशंस यहाँ पर कैप्चर करने लगते हैं। रिजल्ट इनटू, जैसे ही हीट बढ़ेगी कोरल्स डिग्रेड होने लगी। कोरल्स जो कि हमारे मरीन एनिमल्स हैं, जो कि अपनी सेजियलियस नेचर के कारण पहचाने जाते हैं, ठीक है, परमानेंट अटैच करते हैं अपने आप को सी फ्लोर के साथ। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनका दे यूज्ड फॉर कैचिंग फूड फ्रॉम द वाटर। सारे कोरल एनिमल्स की बात करें तो बेसिकली हम इन्हें पॉलिप्स बोलते हैं, और ये सभी कॉलोनीज में रहते हैं। 100,000 की कॉलोनीज बनती है, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स की कॉलोनी कहलाती है। कॉरल्स की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स डिस्टिंग्विश किए जाते हैं अपने स्टोनी स्केलेटन के द्वारा, लाइमस्टोन से बनते हैं। कोरल पॉलिप्स जब ये इनकी डेथ होती है तो इनकी ये एक्सक्रीट करते हैं लाइमस्टोन को, और इसी के कारण इनकी कॉलोनी हमें देखने के लिए मिलती है। और ये बनते हैं अपॉन द डेथ ऑफ द प्रीवियस पॉलिप्स डेथ, और ये स्केलेटन यहाँ पर रह जाता है, और इसी के साथ एक फाउंडेशन स्टोन बनता है फॉर द न्यू पॉलिप्स टू इनहेबिट इट एंड बी थ्राइव। वहीं अगर हम बात करें तो रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कोरल्स को यहाँ पर कहा जाता है। लगभग 450 मिलियन सालों से ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ हमें देखने के लिए मिल रहा है, 2028 किलोमीटर्स में ऑस्ट्रेलिया के पास फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मरीन इकोसिस्टम के बारे में हमें बता रहे हैं। अगर हम अकेले ग्रेट बैरियर रीफ की ही बात कर लें तो 400 कोरल स्पीशीज, 1500 फिशेज स्पीशीज और 4000 मॉल्यूकस स्पीशीज, 6 ऑफ द वर्ल्ड 7 सी टर्टल स्पीशीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अभी भी रिसर्चर्स की बात करें तो मिलियन ऑफ अनडिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कोरल्स के आसपास रहते हैं, जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते। इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज एस्टिमेट करता है लगभग $375 बिलियन एनुअली। 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग कोरल रीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी इनकम को लेकर। साथ ही इनकी एक रिमार्केबल एबिलिटी है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं अप टू 97% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेव्स, स्टॉर्म्स एंड फ्लड, और इसी के कारण यहाँ पर ये मिटिगेट कर देते हैं लॉस ऑफ लाइफ को, प्रॉपर्टी डैमेज को और सॉइल इरोशन को। क्योंकि कोरल, समझिए, अब कोरल का एक दोस्त है, ऐसा समझ लीजिए, जूजेंथले, दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक रिलेशन किस तरीके से है? कोरल जूजेंथले को यहाँ पर प्रोवाइड करता है रहने की जगह, रिटर्न में जूजेंथले क्या करता है भाई? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक शैवाल है जूजेंथले, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर प्रोडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये सारी चीज़ें किसको प्रोवाइड कर देता है? रिटर्न में कोरल्स को, और कोरल यहाँ पर उसको आश्रय दे देती हैं, और जूजेंथले ही वो है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण वाइब्रेंट कलर्स में हमें देखने के लिए मिलता है। अब कोरल चूंकि हाईली सेंसिटिव होते हैं, और अगर किसी भी तरीके का लाइट और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आता है तो कोरल्स भी यहाँ पर हैम्पर हो सकते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, जब अत्यधिक तापमान होता है, अत्यधिक यहाँ पर लाइट में चेंजेस आते हैं, तो जूजेंथले यहाँ पर क्या करने लगता है? अपने कलर्स को खोने लगता है, और इसी फिनोमेना को हम कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। जब हम कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं तो दैट डज नॉट इमीडिएटली लीड टू कोरल डेथ। बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, वल्नरेबिलिटी बनने लगती है, ग्रेजुअली जो यहाँ पर हमारा जूजेंथले है उसकी डेथ होने लगती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस खत्म होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, चीज़ें हैं, वो कोरल्स को मिलना खत्म हो जाएगी, और ये इवेंट एक लंबा इवेंट होता है, और ग्रेजुअली हमें यहाँ पर इनकी डेथ देखने मिलती है, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। सो कोरल मास ब्लीचिंग का इवेंट कैरेक्टराइज किया जा रहा है, कोरल ब्लीचिंग, जो कि अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशन में हमें देखने के लिए मिल रही है। पहली बार 1998 में ये घटना ऐसी घटी थी जब 20% वर्ल्ड के रीफ एरिया खत्म हो गए थे। सब्सिक्वेंटली ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट फिर 2010 में हुआ, जहां पर 35% ग्लोबल ब्लीचिंग हो गई। 2014 और 17 के बीच में बात करें तो 56% कोरल यहाँ पर ब्लीच हो चुकी है, जो कि ये बात बता रहा है कि लगातार, समझिए, हमारा सी टेम्परेचर बढ़ता जा
रहा है, क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है और कोरल इकोसिस्टम इंडिकेशन दे रहा है कि देखिए बच के चलिए, अभी हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बाद में यू विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय। ठीक है, फोर्थ ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट जो है ये कंफर्म कर दिया गया है NOAA के द्वारा, जो कि अभी अफेक्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 54 कंट्रीज़ को, टेरिटरीज़ को और लोकल इकोनॉमीज़ को दुनिया भर में। ये सीवियरिटी ऑफ ब्लीचिंग हमें देखने मिलेगी विद रीजन लाइक ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग इवेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्टर्न इंडियन ओशन इंक्लूडिंग तंजानिया, केन्या, मॉरिशस, सेचल्स जैसी जगह पर और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इंडोनेशिया में भी ये घटना देखने के लिए मिल सकती है। और इसके लिए NOAA ने प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल माना है बढ़ता हुआ सी टेम्परेचर, जो कि वेदर पैटर्न के बदलने और एल नीनो की इवेंट के कारण यहाँ पर हुआ है। वाइल एल नीनो इज वीकनिंग, द पोटेंशियलिटी है कि लानीना का इवेंट आएगा और इसी की वजह से आप देखेंगे फुल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को रिमिट करना ज़रूरी है, अदरवाइज थिंग्स विल बी वर्सन नॉट अलोन फॉर द कोरल्स बट फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। चलिए, साथ ही इसके अलावा IPCC के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, विच इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के अलावा आपको NOAA विच इज़ द यूनाइटेड US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में भी जानना होगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्कशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है RP एक्ट 1951 के बारे में, इलेक्टोरल लॉज को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragya.pandey@rausacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.